हेलो स्टूडेंट्स, ये आज फ्रिक्शन का थर्ड लेक्चर है जिसमें आप ये सीखेंगे। दो टॉपिक में तीन टॉपिक में आज आपको समझाऊंगा, जिसमें से पहला टॉपिक है कूलम्ब फ्रिक्शन लॉज। इसको हम हिंदी में कहते हैं शुष्क घर्षण के नियम। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि सामने मैंने वैसे हेडिंग में लिखना भूल गया हूँ, बट इसको हिंदी में कहते हैं शुष्क घर्षण के नियम। एक और नाम है कूलम्ब घर्षण के नियम। इंग्लिश में कहें तो लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब दो ऐसी सतहें आपस में मिलती हैं जिनके बीच में किसी भी प्रकार का लिक्विड ना हो, कोई भी ऐसा लुब्रिकेंट ना हो। लुब्रिकेंट कई तरीके के होते हैं, वो बात की बात है। तो वो जो दोनों सतहों के बीच का फ्रिक्शन होता है उसे हम कहते हैं ड्राई फ्रिक्शन। तो ये जो कूलम्ब फ्रिक्शन है, ये इसका नाम कूलम्ब पे इसलिए पड़ा है क्योंकि इस इन इन फ्रिक्शन के लॉज को मिस्टर कूलाम, जिसको हम हिंदी में कूलाम कहते हैं, जिनका जिनका रिलेशन आवेश से है, चार्ज, जो आप जानते होंगे, ये उन्होंने ही इन नियमों को प्रतिपादित किया है, इन नियमों को दिया है। इसीलिए उनके नाम पे भी इनका नाम पड़ा है कि कूलम्ब घर्षण के नियम। तो इसमें 5 नियम हैं, जैसा कि आप देख सकते होंगे। ये पांचों जो नियम हैं, ये उन्होंने फ्रिक्शन के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको रिलेट करने के लिए बनाया है। पैरामीटर्स मतलब मापदंड, मापक। जैसे कि म्यू म्यू एक मापदंड है, एक घर्षण गुणांक हो गया। ऐसे ही रिएक्शन एक घर्षण एक मापदंड है। प्रतिक्रिया एक मापदंड है। घर्षण को नापने के लिए जो पैरामीटर्स वहाँ यूज हो रहे हैं उनको हम रिलेट करते हैं इन लॉज में। तो पहला लॉ ये कहता है कि when sorry when an object is moving uh, when an object is moving, the friction is proportional and perpendicular to the normal force R on the meeting surfaces। मतलब इसका ये है कि जब कोई बॉडी मूव करती है, मतलब कि किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण किसी तल पर रख कर मूव करेगी, तो उसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा, मतलब समानुपाती होगा परपेंडिकुलर फोर्स के। परपेंडिकुलर फोर्स का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अभी आप यहीं देखिए, थोड़ा सा इसको साइड में कहीं छोटा सा हम सपोज दैट कि कोई एक बॉडी है कुछ इस तरीके से, और उस पे एक बॉडी हमने यहाँ पे रख दी। तो इस पे इस निचली सरफेस पे ऊपर के इस पिंड का क्या एक्ट करता है? वेट। ठीक है। और ये वेट इस सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर। और इस वेट के जस्ट अपोजिट सरफेस इस बॉडी को एक रिएक्शन देगी R। ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये W है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, और यही आपका नॉर्मल फोर्स है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि द फ्रिक्शन फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू R। जैसा कि आप जानते हैं, आपने एक छोटा सा फॉर्मूला भी पढ़ा है कि Fs इक्वल्स टू म्यू R। इसका मतलब ये है कि अगर हम म्यू को एक कांस्टेंट मान के हटा दें तो कहीं ना कहीं ये बात प्रूव होती जो कूलम जी ने कही कि Fs इज प्रोपोर्शनल टू R, जो कि यहाँ पर इस लाइन में लिखी गई है कि when an object is moving, the friction is proportional to the perpendicular force, normal force को हम रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, सो दिस वाज द फैक्ट। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, इसको आप याद कर सकते हैं इस फॉर्मूला को याद रखते हुए कि Fs इक्वल्स टू म्यू R। तो म्यू को अगर कांस्टेंट मान के हटा दिया जाए तो Fs कहीं ना कहीं R के प्रोपोर्शनल है, और इसी बात को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ अभी के लिए। नेक्स्ट जो रूल है वो ये कहता है कि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सो लॉन्ग एज देयर इज एन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब ये कि जब तक, हिंदी में अगर इसको कहें कि जब तक पिंड किसी तल से संपर्क में रहता है तब तक पिंड पर लगने वाला घर्षण बल संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। इसको जरा समझिएगा थोड़ा सा कि ये बात क्या कहती है। जैसा कि अभी आपको समझाया मैंने थोड़ा सा कि Fs इज समहाउ प्रोपोर्शनल टू R। ओके, Fs इक्वल्स टू म्यू R पे चलते हैं। चलो, म्यू R, म्यू की बात करो, R की बात करो, कहीं ना कहीं घर्षण इन दोनों से रिलेटेड है। म्यू क्या है? घर्षण गुणांक, और घर्षण गुणांक सरफेस की प्रॉपर्टी है, मतलब जो सतह है उसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है।
उस पर कहीं एरिया का मतलब नहीं है कि कितने मीटर स्क्वायर एरिया है। तो अब जैसे मान लो कि 1 mm स्क्वायर एरिया है और उसमें कुछ म्यू की वैल्यू है और आप 1 मीटर स्क्वायर में चले जाओ तो क्या म्यू की वैल्यू बदल जाएगी? वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि सरफेस, पूरे सरफेस पे कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। अगर हम कांच से कांच का कॉम्बिनेशन या सड़क से रबड़ के टायर से कॉम्बिनेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं म्यू इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। तो म्यू पे एरिया का फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बात कही गई कि एरिया से इंडिपेंडेंट है, तो मैं कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एफ एस क्या कहीं एरिया से कॉन्टेक्टेड है? तो आपने देखा कि म्यू में कहीं पर भी एरिया का काम नहीं है। आर पे देखते हैं, आर क्या है? आर क्या है? एक परपेंडिकुलर फोर्स है। जैसा अभी मैंने बताया था कि एक सरफेस पे आप कोई बॉडी रख दो तो बॉडी का जो वेट है उस पर नीचे की तरफ एक्ट करेगा और ऊपर की ओर आर लगेगा। अच्छा, अब आप खुद देखो कि आर कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट है? डब्ल्यू पे। जितना डब्ल्यू लगेगा इस मतलब जितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा इस तल पे, उतना ही पलट के ये सरफेस रिएक्शन देगा बॉडी को। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या इस बॉडी के वेट से इस संपर्क तल का कोई मतलब है? क्योंकि वेट कहीं ना कहीं m और a के बराबर होता है। मास जो कि बॉडी खुद की प्रॉपर्टी है, और एक्सीलरेशन क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यहाँ पर आएगा g। और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे इस तल के क्षेत्रफल का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप देखें तो एफ एस म्यू और आर के बराबर है। ओके, सो नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। नेक्स्ट लॉ कहता है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब इसका ये है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान गतिक घर्षण गुणांक से कुछ अधिक होता है। अब ये बात जो इसमें लिखी गई है, हालांकि इसमें रिसर्च किए गए हैं बहुत सारे, लेकिन आप इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ हमारे पास है जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक ग्राफ बताया था जिसमें आप रिलेट करते हैं इन दो चीज़ों को। इस एक्सिस में होता है एक्सटर्नल फोर्स और इस एक्सिस में होता है फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को अगर हम रिलेट करते हुए देखें तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ तक जाएगा, ये लिमिटिंग वैल्यू है। और इसके बाद मतलब अब आप खुद देखिए कि लिमिटिंग वैल्यू का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा है और जो काइनेमेटिक फ्रिक्शन है, ये रीजन क्या है काइनेमेटिक फ्रिक्शन का, इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर कम है मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि काइनेमेटिक फ्रिक्शन का जो म्यू है, मतलब अगर मैं कहूँ कि काइनेमेटिक फ्रिक्शन में जो म्यू है उसको मैं अगर म्यू के कहूँ और स्टैटिक फ्रिक्शन में जो म्यू है उसको मैं म्यू एस कहूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि म्यू एस इज समहाउ ग्रेटर देन म्यू के या म्यू डी, कुछ भी लिख सकते हैं इसको। तो ये है आपका थर्ड लॉ। इस ग्राफ की हेल्प से आप इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट लॉ पे जो कि आपको कहता है कि विद इन रैदर लार्ज लिमिट काइनेमेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब कुछ अधिक सीमा तक, लार्ज लिमिट, ठीक है, कुछ अधिक सीमा तक काइनेमेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता। इसको हिंदी में कहें तो स्थैतिक घर्षण पिंड की हल्की तथा मध्यम गति के लिए गतिक घर्षण बल का मान पिंड की गति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अगर आपको याद हो तो उसी ग्राफ में हम फिर से चलते हैं और उसी ग्राफ में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये लाइन जो गतिक घर्षण वाली है ये पहले तो आगे बढ़ेगी फिर बहुत आगे जाके धीरे 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 नीचे आएगी। ठीक है, बहुत आगे जाके कब? मतलब जब स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आप इस वैल्यू के बाद जब फोर्स बढ़ाओगे यहाँ से आगे तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स वही का वही है। अब बहुत ज़्यादा जब एक्सीलरेट कर दोगे आप इसको तो जो इंटरलॉकिंग है बॉडी से सरफेस के बीच की इंटरलॉकिंग वो बहुत कम हो जाएगी और सरफेस के बीच में कुछ अदर गैसेस वगैरह भी आ सकती हैं। तो जिस तरह से जो घर्षण का मान है वो बहुत कम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्पीड के लिए, मैं फिर से कहूँगा बहुत ज़्यादा स्पीड के लिए
इस गतिक घर्षण का मान धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ी बहुत स्पीड, मतलब कि आप 1000 की स्पीड में चल रहे हो 1000 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में जाना पड़ेगा साउंड की स्पीड के आसपास, तब जाकर कहीं से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब यही है कि अधिक गतियों के लिए गतिक घर्षण का मान धीरे धीरे कम होने लग जाता है, अगर हम शॉर्ट में कहें इसको। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो नेक्स्ट लॉ है कि फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये बड़ी कॉमन सी बात है, इसमें कोई ग्राफ नहीं है आपको समझना। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि जो फ्रिक्शन है वो कहीं ना कहीं म्यू पे डिपेंड करता है, घर्षण गुणांक, और घर्षण गुणांक सरफेस प्रॉपर्टी है। दो अलग अलग सरफेस की कॉन्टेक्ट्स का अलग अलग घर्षण गुणांक होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि कांच के लिए 0.3 होगा, नहीं, कांच से कांच के लिए या कांच से स्टील के लिए, मतलब कॉम्बिनेशन बताना पड़ेगा, वहाँ पर म्यू होगा। तो जैसा जैसा म्यू होगा वैसा ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो कहीं ना कहीं वो नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट, सरफेस इन कॉन्टेक्ट पे डिपेंड करता है। तो ये 5 लॉज थे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। बहुत इजी 2 डेफिनेशंस हैं, घर्षण गुणांक और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण। इनको थोड़ा सा आप अच्छे समझिएगा, क्योंकि कई बार आपको बीटी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, ये लास्ट ईयर आया था कई सालों बाद, लेकिन ये अक्सर आते रहते हैं, कभी घर्षण गुणांक, कभी घर्षण कोण। इसका नेक्स्ट टॉपिक और है एक, वो भी आता रहता है जिसको हम कहते हैं विश्राम कोण, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं। So the definition of coefficient of friction is in some easy words. इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आप इस फॉर्मूले को देखिए कि म्यू इक्वल्स टू एफ एस इंटू आर। ठीक है, ये कहाँ से आया? कुछ नहीं, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो मैंने कहा था कि एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू आर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में से इस आर को उठाइए और नीचे ले आइए एफ एस के, तो क्या बनेगा? एफ एस अपॉन आर। तो यहां इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ये अनुपात है, इट इज द रेशियो ऑफ एफ एस एंड आर। अब एफ एस क्या है? घर्षण बल। ठीक है, एफ एस है आपका घर्षण बल, और आर क्या है? आर है प्रतिक्रिया। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो मैंने किस तरह से इसको डिफाइन किया है, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस जिसको हम कहते हैं, नॉर्मल फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स ही रिएक्शन है। कोई बॉडी किसी सरफेस पे जितना नॉर्मल फोर्स डालेगी वो सरफेस पलट के उतना ही रिएक्शन देगी। सो इट इज इजी टू रिमेंबर दैट कि इट इज द रेशियो, जैसा भी मैंने फॉर्मूले में बताया कि इट इज द रेशियो बिटवीन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सरफेस टू द नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स का रेशियो होता है, और इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। हिंदी में कहें इसको, हिंदी वाले भी इसको अच्छे समझ लें कि घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात। ठीक है, यहाँ पर जैसा लिखा हुआ कि पिंड पर लगने वाले घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। तो इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिए, एफ एस अपॉन आर, और वहाँ से इसको डिफाइन कर दीजिए, और बाकी इसे म्यू से निरूपित करते हैं। और म्यू किस लिए बनाया गया है? म्यू इसलिए बनाया गया है ताकि हम 2 मेटिंग सरफेसेस की फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज को बता सके मतलब एक ऐसा हम इंडेक्स पॉइंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सूचकांक। ठीक है, तो म्यू 2 सतहों के बीच मौजूद घर्षण की मात्रा, अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन का सूचकांक होता है। सूचकांक को हम कहते हैं इंडेक्स नंबर, या फिर दूसरी बातों में ये कहें, जैसा कि अभी इंग्लिश में लिखा कि इट इज मीजर ऑफ, ये एक मापांक है, इट इज द मीजर ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन 2 सरफेस। ये 2 सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन मौजूद है उसका मात्रा, उसका मापांक है। मीजर मतलब कि उसकी माप, कितना अमाउंट है वहाँ पर। अब अगर म्यू कम है तो आप क्या कहोगे कि फ्रिक्शन कम है, अगर म्यू ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा है। वही बात यहाँ मैंने शो करी है कि द लो वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंडिकेट्स दैट द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर स्लाइडिंग टू अकर is less than the force required when the coefficient of friction is high। इसका मतलब ये है कि लो वैल्यू, अगर coefficient of friction की लो वैल्यू है तो इसका मतलब है कि स्लाइड करने के लिए हाई वैल्यू ऑफ coefficient of friction के मुकाबले coefficient of लो वैल्यू ऑफ coefficient of friction पे कम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। ओके, तो म्यू डेफिनेशन तो सिंपल है। आखिर म्यू क्यों बनाया गया ये भी आप याद रखिएगा कि म्यू इसलिए बनाया गया ताकि हम 2 सरफेसेस के बीच में कितना अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको हम बता सकें।
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, घर्षण कोण। घर्षण कोण ये भी फिगर्स के ही ऊपर है। फिगर अगर नहीं याद कर पाएंगे आप तो इस डेफिनेशन को बिल्कुल नहीं याद कर पाएंगे। इस फिगर को देखिए, इस फिगर में क्या क्या है। इस फिगर में इधर एक फोर्स लगाया गया होगा, वो फोर्स यहाँ तो नहीं दिखाया मैंने, ओके। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ दिखा रखा है एफ मैक्स, ये सीमांत घर्षण बल है, मैं आपको बता दूं। मैक्सिमम घर्षण बल, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ऊपर क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों का रिजल्टेंट, अब अगर दो फोर्सेस का रिजल्टेंट लेना है तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के पास चलते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये कहता है कि जब किन्हीं दो फोर्सेस को किसी पैरेललोग्राम की दो साइड से हम शो करते हैं, देखो इन दोनों साइड से शो कर दिया हमने, इसको आर को इससे शो किया और एफ मैक्स को, फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को निचले वाले से, तो इसके पैरेलल एक ये लाइन खींची और इसके पैरेलल एक ये लाइन खींची और ये बन गया पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब कि इसका जो डायगोनल होगा, ये जो मैं दिखा रखा है, ये रिजल्टेंट को शो करेगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहता यही है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है एफ आर, ये क्या है, रिजल्टेंट। तो इस रिजल्टेंट का जो अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन आर से जो कोण बनता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि नॉर्मल रिएक्शन आर और इसका जो कोण है, जिसको हमने यहाँ दिखा रखा है लैम्डा से, ठीक है। तो इस कोण को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हिंदी में मैं इसको थोड़ा सा पहले बताता हूँ कि डिफाइन इसको ऐसा करेंगे कि अभिलंब प्रतिक्रिया तथा सीमांत घर्षण बल का परिणामी, ठीक है। आपको यही तो बताना है कि एफ आर का आर से कोण लैम्डा है। एफ आर क्या है, सीमांत घर्षण बल एफ मैक्स तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, जो कोण अभिलंब प्रतिक्रिया से बनाता है, जो कोण अभिलंब प्रतिक्रिया से बनाता है उसे हम घर्षण कोण कहते हैं। इंग्लिश में कहें इसको तो द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन, कि वही बात हुई कि जो कोण बनता है किससे, किसका, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स रिएक्शन, सॉरी रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कि रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स का जो एंगल नॉर्मल रिएक्शन से बनता है उसे हम कहते हैं लैम्डा, ओके। इसमें इसके अलावा और ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं, ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन अगर इसको हम आगे थोड़ा सा स्टडी करें तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मिलेगी। और वो ये है कि लैम्डा को अगर हम इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल में अगर देखें, लैम्डा के सामने ये क्या है, लैम्डा के लिए परपेंडिकुलर, और ये क्या है इधर, लैम्डा के लिए बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज द tan थीटा। तो अगर हम लेमडा की बात करें तो tan लेमडा, जैसा मैंने यहाँ नीचे दिखा रखा है, tan लेमडा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी ओ। ए बी क्या है, इसमें थोड़ा सा मैं इसको नीचे करूँगा, जैसा आप देख रहे होंगे, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और बी ओ क्या है, बेस। तो tan लेमडा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी ओ। ए बी है आपके पास सी ओ के जस्ट पैरेलल है, तो जो वैल्यू सी ओ की है वही वैल्यू ए बी की होगी। सी ओ एफ मैक्स है तो ए बी भी एफ मैक्स होगा, ए बी की वैल्यू एफ मैक्स हो गई। और जो बी ओ है बेस, वो तो आर का वेक्टर था, ठीक है, तो वो भी आर है, तो एफ मैक्स अपॉन आर। और सीमांत घर्षण बल लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एफ मैक्स की वैल्यू होती है म्यू आर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। तो म्यू आर को आपने एफ एक्स इक्वल्स टू म्यू आर रखा, यहाँ एफ एक्स की जगह आप क्या करोगे, म्यू आर रख दोगे। आर तो आर है, आर से आर क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ म्यू। तो यहाँ से इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये पता लगता है कि घर्षण कोण का मतलब कि अगर हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन का tan निकालें, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का tan, तो वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बताएगा। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ से एक फॉर्मूला मिलता है, और ये फॉर्मूला आगे भी कई जगह आपको यूज़ होगा। सो इसको आप अच्छे से अपने दिमाग से दोबारा समझिए, वीडियो को देखिए। और हाँ, ये जो नोट्स जिन पे आपको मैं समझा रहा हूँ, ये नोट्स इस वीडियो के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ड्राइव लिंक दे दूँगा। तो आगे कभी भी आपको, अगर जैसे व्हाट्सएप में तो मैं डाल ही रहा हूँ, अगर आगे कभी भी नोट्स आपसे मिस हो जाते हैं तो आप सीधा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। और होप कि आप इसको अधिक से अधिक देखेंगे, क्योंकि जो मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मोटो है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझा सकूं, सिखा सकूं, तो मेरे उस मोटो को फेल मत कीजिए, इसको देखते रहिए। और जो आपके अपने साथी हैं उनसे भी कहिए कि इसको देखें, समझें।
सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जैसे 9 to 10 या 10 to 11 मेरी क्लास है कॉलेज में, तो उसके बाद तो आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन वीडियो में क्या है कि आप कभी भी पढ़ सकते हो, सुबह से शाम तक, रात तक, 12 बजे रात में, जैसा कि मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ अक्सर अब भी। तो ये चीज़ याद रखें कि जितना आप इसमें इसको देखेंगे, जितने व्यूज़ आप मुझे इसमें दिखेंगे, मुझे लगेगा कि मेरा काम सही हो रहा है और मुझे अच्छा लगेगा। सो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।